Good evening students, I hope you all are safe and sound at home. हमने प्रीवियस वीडियो में डी ब्लॉक चैप्टर शुरू किया था एंड वी हैड डन द इंट्रोडक्शन. वी हैड टॉक्ड कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं, व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और उनकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, जैसे उनका साइज़, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, मेटालिक कैरेक्टर, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट्स. ठीक है, सो इसमें काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ अभी हैं करने को. सो in today's video lecture we are going to talk about formation of colored compounds by d block elements, and then we are going to talk about the magnetic character, ठीक है, d block elements as catalysts and many other properties. ठीक है, तो हम शुरू करते हैं. The first property that we are going to study today is formation of colored ions. ठीक है, मैंने आपको शुरू से बताया है कि केमिस्ट्री में जहाँ भी आपको कलर्ड वर्ड आ रहा है दैट मीन्स कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन हो रही है. ठीक है, सेम लॉजिक यहाँ भी लगेगा. ठीक है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो कलर्ड आयंस कैसे बनाते हैं. जो डी ब्लॉक है उसमें क्या है, दे हैव एन इनकम्प्लीट डी सबशेल. ठीक है, अब ये जो डी सबशेल है इसमें 5 ऑर्बिटल्स हैं. इनको हम क्या कहते हैं, दे आर नोन एज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स. दैट मीन्स इन पांचों ऑर्बिटल्स की सेम एनर्जी होती है. ठीक है, इनके नाम क्या होते हैं, डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर. ठीक है, जब ये सबशेल जो है किसी आयनिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आता है, ठीक है, दैट इज़ जब कोई ऑपोजिटली चार्ज आयन इसके साथ कंपाउंड बनाने के लिए इसके पास आ रहा है, तो क्या होता है, ये जो डी सबशेल है ये स्प्लिट हो जाता है. ठीक है, इट स्प्लिट्स इनटू 2 इन सच अ वे कि जो 2 ऑर्बिटल्स हैं उसकी एनर्जी जो है इससे ज़्यादा हो जाती है और 3 की एनर्जी इससे कम हो जाती है. ठीक है, सो दे स्प्लिट इन दिस वे. ठीक है, जो आपके एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी जो है ये वाले डी सबशेल से ज़्यादा हो जाती है और जो बाकी 3 हैं एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स की एनर्जी इससे कम हो जाती है. ऑल्दो द एनर्जी डिफरेंस इज़ नॉट मच. ठीक है, बट दिस फिनोमिना इज़ नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग. ये होता है और इसको हम क्या कहते हैं, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग. ठीक है, दैट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन आयनिक फील्ड. ठीक है, दैट इज जब कोई आयन अप्रोच कर रहा है डी ब्लॉक मेटल के साथ, मेटल आयन के पास एक कंपाउंड बनाने के लिए, तो इसका जो डी सबशेल है वो अनस्टेबल हो गया. ठीक है, जो अभी तक डीजेनरेट था इट स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स. ठीक है, एंड इन दोनों हिस्सों की अलग एनर्जी लेवल्स हैं. ठीक है, नाउ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में यूजुअली इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स होते हैं. ठीक है, एंड दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो. तो क्या होएगा, लेट्स से यहाँ पे, ठीक है, और लेट्स से देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन्स इन दिस. ठीक है, नाउ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, जब इसके ऊपर एक विजिबल लाइट पड़ेगी. ठीक है, नाउ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के बाद क्या होएगा, जब इस पे विजिबल लाइट पड़ेगी देन व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, जो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या करेंगे, दे आर गोइंग टू एब्जॉर्ब एनर्जी ऑफ रिक्वायर्ड वेवलेंथ या रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द विजिबल लाइट. ठीक है, तो उनको जिस फ्रीक्वेंसी या जिस वेवलेंथ की लाइट चाहिए वो उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे विजिबल लाइट से एंड दे विल गेट एक्साइटेड. ठीक है, तो जो रिमेनिंग कलर्स बच गए, ठीक है, जो रिमेनिंग कलर्स का मिक्सचर है जिसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर है जो. ठीक है, जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है दैट इज जो बच गया will be seen as the color of the compound. ठीक है,
सो व्हाट इज हैपनिंग, जब एक ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन इसके साथ कंपाउंड बनाने के लिए इसको अप्रोच किया, तो जो डी सबशेल था, ठीक है, उसमें पांचों ऑर्बिटल्स जो पहले सेम एनर्जी के थे, दे स्प्लिट इनटू 2 डिफरेंट एनर्जी लेवल्स विच इज़ नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ठीक है। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी लेवल पे थे, जब इन पे विजिबल लाइट पड़ती है तो व्हाट इज़ हैपनिंग, दे गेट एक्साइटेड। सो ये हो सकता है एक्साइट करके ऊपर चले जाए, सो दे गेट एक्साइटेड टू हायर एनर्जी लेवल, और जो रंग बच जाते हैं जिसको हम कहते हैं एक्सेसिव कलर या जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, वो ट्रांसमिट होके हमारी आंखों में पड़ता है और हमें उस कलर का कंपाउंड दिखता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, सो ये मैंने आपको क्या बताया कि वो उसके कंपाउंड्स कलर्ड क्यों हैं। नंबर 2, जिन आयंस के, ठीक है, जो ट्रांजिशन मेटल आयंस हैं, ट्रांजिशन मेटल आयंस जिनके कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हैं, कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हैं या एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, वो कौन से रंग के दिखेंगे, वो आपको वाइट कलर के दिखेंगे, ठीक है, बिकॉज इन केस ऑफ कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स के पास कोई जगह ही नहीं है ऊपर जाने के लिए, एंड इन केस ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल देयर आर नो इलेक्ट्रॉन्स टू गेट एक्साइटेड, ठीक है। तो उस पर क्या होएगा, सो इट विल, नन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विल गेट एक्साइटेड। एक केस में क्या है कि इलेक्ट्रॉन के पास एक्साइट होके जाने की जगह नहीं है, और दूसरे केस में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, सो कलर की तो बात आएगी नहीं, ठीक है। सो लेट्स लुक एट सम एग्जाम्पल्स, क्वेश्चन आ जाता है, आपके कॉम्पिटिशन्स में भी आया हुआ है। ओके, जैसे इसमें एग्जाम्पल है आपके पास, अगर आप जिंक देख लो, कैडमियम आयन देख लो, मर्क्यूरी का आयन देख लो, कॉपर आयन देख लो, तो इनके जो कंपाउंड्स हैं दे आर वाइट इन कलर क्योंकि कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है, ठीक है। उसके बाद एम्प्टी ऑर्बिटल्स भी हो सकते हैं, जैसे अगर आप स्कैंडिनेवियम Sc3 पॉजिटिव देख लो या Ti4 पॉजिटिव देख लो, तो इन आयंस के कंपाउंड्स भी वाइट होते हैं बिकॉज दे हैव एम्प्टी डी ऑर्बिटल, ठीक है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, इसमें आपकी कॉन्फ़िगरेशन थी आर्गन, ठीक है, 4s2 3d1, तो स्कैंडिनेवियम 3 पॉजिटिव मतलब आपने वो 3d1 खाली कर दिया, 4s2 भी खाली कर दिया, अब कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं एक्साइट होने को, ठीक है। सिमिलरली Zn2 पॉजिटिव इज 4s0 3d10, है ना, तो इसमें डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, अगेन इलेक्ट्रॉन को जाने की जगह ही नहीं है क्योंकि सारा डी भरा हुआ है, तो वो एक्साइट होके कहाँ जाएगा, ठीक है। सो 2 थिंग्स टू रिमेंबर, वन इज कि वाई आर द आयंस कलर्ड, या वो कलर्ड कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं, एंड नंबर 2 एक्सेप्शंस, कि कौन से ऐसे आयंस हैं जो कलर्ड कंपाउंड्स नहीं बनाते, कौन से जिसमें कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है या एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, ठीक है। सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है। आपने अभी सॉलिड स्टेट में पढ़ी थी इससे पहले मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, तो कम्प्लीटली उससे रिलेट करेंगे, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट के जो कंपाउंड्स हैं इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ कैसे पता लग सकती हैं आपको, ठीक है। सो नाउ देर आर 2 थिंग्स, अगर तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, इफ़ देर आर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल आयन, कौन सा मेटल आयन, ट्रांजिशन मेटल आयन, तो वो क्या होगा, इट इज़ गोइंग टू बी पैरामैग्नेटिक, ठीक है। पैरामैग्नेटिक मतलब इट इज़ गोइंग टू बी वीकली अट्रैक्टेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, राइट। और दूसरा क्या होएगा, दूसरा होएगा डायामैग्नेटिक, ठीक है। अब वो क्या है कि अगर उस ट्रांजिशन मेटल आयन के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हुए, सो इफ देर आर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो क्या होएगा, इट इज गोइंग टू बी डायामैग्नेटिक, ठीक है। डायामैग्नेटिक दैट इज इट इज गोइंग टू बी वीकली रिपेल्ड बाय
मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसको थोड़ा सा और डिटेल्स में पढ़ते हैं। हमने सॉलिड स्टेट में भी पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड जो है किसी भी एलिमेंट की क्यों होती है, बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनके जैसे अर्थ है ना, वो सन के आसपास उसके दो तरह के मोशन है, रोटेशन ऑन इट्स ओन एक्सिस और सन के आसपास इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है ना। सो इट हैज़ रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। सिमिलरली हर एक इलेक्ट्रॉन के भी दो तरह के मोशन होते हैं, रोटेशन ऑन इट्स ओन एक्सिस, दैट इज स्पिनिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस either in clockwise or anti-clockwise direction, and number 2 moving around the nucleus in the orbits। ठीक है, राइट। सो अब अगर एक ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो क्योंकि उनका ऑपोजिट स्पिन है तो उनका मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, राइट। और अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सो उसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है इट इज़ गोइंग टू बी सब्सटैंशियल, राइट। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो क्या होएगा, इट विल बी अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड, इट विल हैव सम मैग्नेटिक मोमेंट। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, अब ये मैग्नेटिक मोमेंट जो है ये कैसे निकाला जाता है, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, ऑफ एन आयन, हाउ डू यू टेक इट, इट इज़ इक्वल टू म्यू। इसको हम कैसे करते हैं डिनोट, म्यू से डिनोट करते हैं। इट इज़ इक्वल टू अंडर रूट n+2 बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, किसके बराबर है, फॉर्मूला क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट इज अंडर रूट n+2 बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, एंड 1 बोहर मैग्नेटॉन किसके बराबर होता है, इट इज़ इक्वल टू 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 बोहर मैग्नेटॉन की अगर SI यूनिट में कन्वर्ट किया जाए इट इज़ इक्वल टू 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, नाउ इस पे टिपिकली किस तरह का क्वेश्चन आएगा, मैं एक NCERT का क्वेश्चन कर लेते हैं। नाउ लेट्स लुक एट दिस, calculate the magnetic moment of a divalent and trivalent ion in a magnetic field if its atomic number is 25। ठीक है, now let's say we have a let's say metal M और इसका atomic number है 25। ठीक है, हम इसकी configuration कर लेते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, 4s2 3d5, so let's check 10 20 25। ठीक है, अब अगर इसकी डाइवेलेंट स्टेट ले, मतलब M2 पॉजिटिव, जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, सबसे बाहर कौन सा है फिजिकली, 4th ऑर्बिट, उससे लूज करेगा, कन्फिग्रेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5। और ट्राइवेलेंट स्टेट में कन्फिग्रेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4। ठीक है, राइट। कैसे, क्योंकि यहाँ तक इसने 2 पॉजिटिव हो गया था, एक और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा sp_d में, d बाहर की तरफ होता है तो कहाँ से लूज करेगा, d से लूज करेगा। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। ठीक है, सो 1 2 3 4 5 और यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 और 4, यहाँ 5 के 5 अनपेयर्ड हैं और यहाँ 4 के 4। तो पहले केस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5, और दूसरे केस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4। ठीक है, पहले हम डाइवेलेंट ले लेते हैं, इसमें n इज़ 5, सो मैग्नेटिक मोमेंट इज़ अंडर रूट n+2 बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, तो कितना हो गया, अंडर रूट 5 + 2 बोहर मैग्नेटॉन, 5 + 2 7 7 5 35, सो अंडर रूट 35, सो दैट इज़ अंडर रूट 35 कितना हो गया, 6 स्क्वायर इज 36, तो नियरली इक्वल टू 5.9 बोहर मैग्नेटॉन हो गई इसकी मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है,
उसी तरह ट्राईवैलेंट आयन पे आते हैं, ठीक है, इसमें आपका n इज इक्वल टू 4, तो मैग्नेटिक मोमेंट इज अंडर रूट 4 इंटू 4 प्लस 2 बोहर मैग्नेटॉन, सो 4 6 24, ठीक है। नाउ 5 स्क्वायर इज 25, तो ये क्या हो गया, इट्स नियरली इक्वल टू 4.9 बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको समझ आ गया क्या करना है। सबसे पहले आपने इनकी कन्फिग्रेशन करनी है आयंस की, फिर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालना है और फिर उसको फॉर्मूला में डालना है, ठीक है। तो पहली चीज़ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में क्या थी कि मैग्नेटिक फील्ड में दो तरह का इनका बेसिकली बिहेवियर होता है। अगर पैरामैग्नेटिक हैं, दैट इज़ इफ़ दे हैव unpaired electrons, then they are weakly attracted by a magnetic field, ठीक है। और अगर इनके पास सारे ही इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं तो दे आर वीकली रिपेल्ड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड, और ये डायामैग्नेटिक कहलाते हैं। उसके बाद कुछ एलिमेंट्स होते हैं जैसे आयरन हो गया, आयरन की ऑक्साइड्स हो गई, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, ठीक है। इनका जो मैग्नेटिक कैरेक्टर है वो पैरामैग्नेटिक से ऑलमोस्ट 1000 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और इन सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है। और आपने फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस सॉलिड स्टेट में बहुत डिटेल में पढ़ा है। कौन से होते हैं कि इनके जो आयंस हैं दे आर बिलीव टू फॉर्म ग्रुप्स कॉल्ड डोमेन्स, और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में सारी डोमेन्स, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो सारी डोमेन्स एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाती हैं, सो मच सो दैट इवन इफ़ यू रिमूव द मैग्नेटिक फील्ड दे बिकम परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड, ठीक है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में मेनली है पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक, एंड देन सम ऑफ देम आर 1000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन पैरामैग्नेटिक, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल, जो हमारे बेसिकली मैग्नेट्स बनाते हैं, ठीक है, राइट। तो इनका क्या रीज़न है ये मैंने आपको बता दिया। इफ़ यू वांट टू गो इन ग्रेटर डिटेल्स ऑफ दिस देन यू कुड रेफर टू द वीडियो ऑफ सॉलिड स्टेट ऑन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है। बट एज ऑफ नाउ इस चैप्टर के लिए आपको यहीं तक ज़रूरी है, ठीक है। सो दीज वर द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ लेट्स मूव अहेड विद अदर प्रॉपर्टीज़। Okay, so next property is tendency to form complexes या complex compounds या coordination compounds, ठीक है। ये पॉइंट हम ये प्रॉपर्टी यहाँ पे कवर तो करेंगे, बट जो नेक्स्ट चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जो हमने इसके इमीडिएटली बात करना है, उसमें ये आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे आइडिया दे देती हूँ। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या होता है कि जो मेटल आयन है, ठीक है, उसकी जो मेन वैलेंसी है वो तो एनायन सेटिस्फाई कर चुके होते हैं, ठीक है, तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेबल हो गया है। लेकिन क्योंकि उसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होते हैं, तो ये मेटल आयन क्या करता है, इवन दो ऑपोजिटली चार्ज्ड एनायंस ने इसको सेटिस्फाई कर दिया, बट स्टिल क्योंकि इसके पास खाली डी ऑर्बिटल्स हैं, खाली कमरे पड़े हुए हैं, इसलिए ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या और एनायंस को इनवाइट करता है कि आप अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके आओ और मेरे इन खाली डी ऑर्बिटल्स में, इन खाली कमरों में रहो, ठीक है, जिससे इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाती है। तो ट्रांजिशन मेटल्स कैसे ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं, क्योंकि जो आपके ट्रांजिशन मेटल आयंस हैं, ट्रांजिशन मेटल आयंस जो हैं, राइट, इनके पास क्या होता है, दे हैव वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, ठीक है, राइट, इनके पास कुछ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स बच जाते हैं आफ्टर फॉर्मिंग कोवलेंट या आयनिक कंपाउंड्स विद अदर नॉन मेटल्स, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये इनवाइट करते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जैसे वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, या एनायंस हो गए जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, ठीक है, उनको इनवाइट करते हैं कि आप अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके आओ और मेरे पास रहो। तो इनका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाना फेवरेबल क्यों है, नंबर 1 इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं, नंबर 2 इनका कैटायन साइज इज स्मॉल, ठीक है, सो दे आर एबल टू इजीली अट्रैक्ट द
ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस और द न्यूट्रल एटम्स, दैट इज जो आपके लुईस बेसिस हैं उनको अट्रैक्ट कर सकता है ये, और एनायंस को अट्रैक्ट, बेसिकली हर तरह के लुईस बेस को अट्रैक्ट करता है. सो इट एक्ट्स लाइक अ लुईस एसिड. तो खुद ये क्या एक्ट कर रहा है, इट इज एक्टिंग लाइक अ लुईस एसिड. ठीक है, तो इन वजह से ये आसानी से ट्रांजिशन मेटल आयंस बना लेता है. ठीक है, सो एक तो इनका साइज स्मॉल है कैटायन का, तो आसानी से अट्रैक्ट कर लेता है, और दूसरा क्या है कि इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं. ठीक है, और इन डेप्थ में जाओ तो क्योंकि इनका एंटी पेनल्टीमेट एंड पेनल्टीमेट शेल डी और एफ है जिसका पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट है, दैट मीन्स जो न्यूक्लियस है वो इफेक्टिवली बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को भी अट्रैक्ट कर पाता है, दैट इज दे हैव हाई न्यूक्लियर चार्ज. ठीक है, तो इन वजह से इसके लिए बहुत आसान हो जाता है दूसरी चीज़ों को, लुईस बेसिस को अट्रैक्ट करना. ठीक है, और क्योंकि डी ऑर्बिटल्स खाली पड़े हुए हैं तो उसमें ये इनको अकोमोडेट कर देता है एंड इन टर्न कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाता है. ठीक है, इससे ज़्यादा यहाँ पे नहीं करेंगे. यू कैन रेफर टू द वीडियोज़ ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स टू स्टडी इट इन एक्सटेंसिव डिटेल्स. ठीक है, राइट. सो दिस वाज अबाउट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी आती है कैटलिस्ट्स. ठीक है, they behave as catalysts. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम इसको डिस्कस करते. ओके, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट दे बिहेव एज कैटलिस्ट्स. ठीक है, एक बार देखते हैं कैटलिस्ट्स क्या होते हैं. कैटलिस्ट्स आर द सब्सटेंसेस which alter the rate of the reaction. ठीक है, ग्रेटली, बहुत ज़्यादा रिएक्शन को तेज़ कर देते हैं एंड इन सम केसेस बहुत ज़्यादा स्लो कर देते हैं. एंड दे रिमेन अनऑल्टर्ड आफ्टर द रिएक्शन. हो सकता है रिएक्शन में ये पार्ट लें, जब रिएक्शन लेकिन ख़त्म हो जाता है तो जैसे थे वैसे ही बाहर आ जाते हैं. ठीक है, एंड दे डू नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन. ठीक है, अब ये सब्सटेंसेस कैटलिस्ट्स कैसे हैं. अब कैटलिस्ट जो है उनका रिएक्शन को तेज़ करने के दो मेथड्स होते हैं. नंबर 1, ये क्या करते हैं, दे प्रोवाइड अ लो एनर्जी पाथ. दे प्रोवाइड अ लो एनर्जी पाथ फॉर द रिएक्शन टू टेक प्लेस. सो जिससे क्या होएगा, एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत कम हो जाएगी. इफ़ यू रिमेंबर, हमने ये केमिकल काइनेटिक्स में कैटलिसिस बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है. ठीक है, कि कोई भी रिएक्शन को होने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है जिसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी. ठीक है, उस थ्रेशोल्ड एनर्जी को अचीव करने के लिए जितनी रिएक्टेंट्स को एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, दैट इज़ नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी. ठीक है, तो लेट्स से कि एक रिएक्शन को होने में काफ़ी घंटे लग रहे हैं और उसकी ये थ्रेशोल्ड एनर्जी रिक्वायरमेंट है. तो कैटलिस्ट डालने से क्या हुआ कि ये जो रिक्वायरमेंट है ये कम हो गई. तो अब इस रिएक्टेंट को इस लेवल तक पहुंचने में कम टाइम लगेगा. पहले इसको ज़्यादा टाइम लगना था क्योंकि इसने यहाँ से यहाँ तक पहुँचना था, और अब इसने यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है. सो क्या हुआ, इस कैटलिस्ट ने उसको एक लो एनर्जी पाथ प्रोवाइड कर दिया जिससे एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है वो काफ़ी कम हो गई. ठीक है, तो ट्रांजिशन मेटल्स जो है क्या करते हैं, दैट दे प्रोवाइड अ लो एनर्जी पाथ फॉर द रिएक्शन टू अकर, जिससे एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है. ठीक है, जैसे अगर आप कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जब आप SO2 की ऑक्सीडेशन करते हो और उसको SO3 बना रहे होते हो, तो इफ़ यू यूज़ वेनेडियम पेंटॉक्साइड, तो ये वेनेडियम पेंटॉक्साइड क्या कर रहा है, ये एक लो एनर्जी पाथ प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, दूसरे तरीके से क्या होता है, द सेकेंड टेक्निक इज़, जो इसमें से कुछ कैटलिस्ट हैं जैसे हो गया निकल, हो गया
प्लैटिनम हो गया, पैलेडियम हो गया, एक्सेट्रा, ये क्या कर रहे हैं, ये अपनी सरफेस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो दे आर प्रोवाइडिंग देयर सरफेस जिसमें गैसियस रिएक्टेंट्स आके बैठेंगे, सो दे विल कम क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। एंड क्या होएगा, हमने अगेन ये पढ़ा है मॉडर्न थ्योरी ऑफ एड्सॉर्प्शन में, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जैसे ये एक कैटलिस्ट है तो यहाँ पे एक गैस आके बैठी, यहाँ पे दूसरी बैठी, सो दे आर गोइंग टू मेक एन इंटरमीडिएट कंपाउंड विद द कैटलिस्ट, ठीक है। और उसके बाद क्या होएगा, इनकी डीसॉर्प्शन हो जाएगी और ये प्रोडक्ट बन के उड़ जाएगा, ठीक है। तो ये पहले दो गैसेस थी ए एंड बी, दोनों कैटलिस्ट की सरफेस पे आके बैठी, ठीक है, राइट, एंड दे फॉर्म्ड एन इंटरमीडिएट कंपाउंड, उसके बाद डीसॉर्प्शन हुई और ये उड़ गई प्रोडक्ट बनके और ये कैटलिस्ट वैसे का वैसा बाहर आ गया। तो ट्रांजिशन मेटल्स दोनों तरीके से कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं, दैट इज दे आर एबल टू प्रोवाइड अ लो एनर्जी पाथ, ठीक है, आइदर दिस वे और दे प्रोवाइड देयर सरफेस फॉर एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स, ठीक है, जिससे वो पास आ जाते हैं और आसानी से प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है। सम ऑफ द एग्जांपल्स जो हमने पहले ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं, जैसे आयरन एंड मोलिब्डेनम, ये कहाँ यूज़ होता है, इट इज़ यूज्ड इन हेबर्स प्रोसेस, ठीक है, राइट, दैट इज जब हम अमोनिया बनाते हैं, राइट, आयरन एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट एंड मोलिब्डेनम एक्ट्स एज अ प्रोमोटर। उसके बाद आपने पढ़ा है निकल, प्लैटिनम एंड पैलेडियम, ये हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स में यूज़ होता है, ठीक है, ये आपने एग्जाम्पल काफ़ी बार पढ़ा हुआ है। उसके बाद वेनेडियम पेंटॉक्साइड एंड प्लैटिनम, दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। कॉन्टैक्ट प्रोसेस किस लिए होता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए। हेबर प्रोसेस किस लिए था, अमोनिया बनाने के लिए, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद आ गया V2O5 एंड प्लैटिनम, ठीक है, ये दोनों V2O5 भी आप यूज़ कर सकते हो यहाँ, आप प्लैटिनम भी यूज़ कर सकते हो यहाँ, ठीक है। दिस इज कॉन्टैक्ट प्रोसेस सल्फ्यूरिक एसिड में जो ये ऑक्सीडेशन का स्टेप होता है। उसके बाद आ गया प्लैटिनम इन रोडियम, दिस इज यूज्ड इन द प्रेपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, दैट इज ओसवाल्ड प्रोसेस, ठीक है। यू शुड नो दीज थ्री प्रोसेसेस बाय हार्ट, हेबर्स प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस एंड ओसवाल्ड प्रोसेस। ये तीनों प्रोसेस हमने पी ब्लॉक में किए, इस पर आपको किसी ना किसी फॉर्म में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट कैटलिस्ट्स। नाउ लेट्स वी मूव ऑन टू द अदर प्रॉपर्टी, दैट इज इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। ओके, सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज़ कि ये जो ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स हैं ये काफ़ी सारे इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ एन इंटरस्टिशियल कंपाउंड, यहाँ देखते हैं। जैसे मेरे पास लेट्स से एक ये क्रिस्टल है, ठीक है, राइट, तो ये मेरी लैटिस साइट्स हैं जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स आएंगे, और ये जो इसके बीच में खाली जगह है, ठीक है, तो ये जो बीच में खाली स्पेस अवेलेबल है इसको हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल आयंस का साइज काफ़ी छोटा होता है, सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस अवेलेबल, दैट इज़ इसकी इंटरस्टिशियल स्पेस काफ़ी होती है, जिसमें स्मॉल एटम्स लाइक हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन एंड नाइट्रोजन जो है वो आसानी से इसमें स्लिप कर सकते हैं, ठीक है। सो यू कुड हैव अ बोरॉन और अ कार्बन और अ हाइड्रोजन हेयर, ठीक है। सो अब ये क्या बन जाते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स कब बनते हैं, जब किसी क्रिस्टल की इंटरस्टिशियल स्पेस में कोई स्मॉल एटम स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं, तो कंपाउंड दस फॉर्म्ड इज अ इंटरस्टिशियल कंपाउंड, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स दिए हैं मैंने इंटरस्टिशियल कंपाउंड के, ठीक है। नाउ ये जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स हैं ये किस तरह के होते हैं, नॉर्मली दे मेक नॉन स्टोइक्योमेट्रिक क्रिस्टल्स, ठीक है। नॉन स्टोइक्योमेट्रिक क्यों, क्योंकि आपने सॉलिड स्टेट में भी पढ़ा है कि ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं क्या है, इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, जिसकी वजह से इनमें डिफेक्ट्स आ जाते हैं, राइट। उसके बाद इनकी कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, ठीक है, जैसे इनके आने से ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस में कंपाउंड के आने से क्या होता है कि जो क्रिस्टल है उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, इट बिकम्स हार्डर दैन द ओरिजिनल मेटल, ठीक है। हायर मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है, ठीक है, दे हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट दैन दी
प्योर मेटल जिसके ये क्रिस्टल में आके बैठ गए हैं, ठीक है। दे आर हार्डर दैन द ओरिजिनल मेटल। सम ऑफ द बोराइड्स विच आर फॉर्म्ड इन दिस वे दे आर सो हार्ड कि दे बिकम एज हार्ड एज डायमंड, ठीक है। उसके बाद हाउएवर जो मेटालिक कंडक्टिविटी है वो कैसे आई थी, बिकॉज ऑफ डिफेक्ट्स ड्यू टू डिफरेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो उसकी वजह से जो मेटालिक कंडक्टिविटी थी, ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होने की वजह से, ठीक है, तो वो रिटेन्ड रहती है इनमें, ठीक है, एंड दे आर केमिकली इनर्ट। सो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ दीज इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, ठीक है, राइट। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज अलॉय फॉर्मेशन, ठीक है। नाउ व्हाट आर अलॉयज? अलॉयज आर होमोजेनियस मिक्सचर्स ऑफ मेटल्स, ठीक है, विद और विदाउट नॉन मेटल्स, राइट। अब अलॉय फॉर्मेशन, ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं उनके बहुत इंपॉर्टेंट अलॉयज बनते हैं। रीज़न क्या है? दे आर एबल टू मेक मैनी अलॉयज बिकॉज ऑफ देयर सिमिलर साइज, क्योंकि इनका साइज ऑलमोस्ट एक जैसा होता है। सो दे आर एबल टू रिप्लेस ईच अदर सक्सेसफुली इन द क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। इसका मतलब क्योंकि इनका साइज एक जैसा है तो एक ट्रांजिशन मेटल एटम का आयन दूसरे ट्रांजिशन मेटल एटम के क्रिस्टल में उसको रिप्लेस कर सकता है आसानी से। ना वो टाइट होता है ज़्यादा, ना वो ढीला होता है, क्योंकि साइज जो है इनका कंपैरेबल होता है, ठीक है। तो ये मोस्टली किस तरह के अलॉयज बनाते हैं? मोस्टली दे मेक होमोजीनियस अलॉयज। होमोजीनियस अलॉयज कौन से हैं? जिसमें जो आप आपस में मेटल्स मिक्स कर रहे हो उनका रेडियस जो है वो विदिन 15% ऑफ ईच अदर है, मतलब उससे 15% से ज़्यादा ना बड़ा है ना ज़्यादा कम है, ठीक है, राइट। तो और इनकी कुछ खासियत क्या होती है कि इसकी वजह से they become harder and they have a higher melting point than the original metal। मतलब ये मेटल के जब अलॉयज बनते हैं तो अलॉयज ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, उनकी ज़्यादा अच्छी क्वालिटीज़, यूज़फुल क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है, राइट। सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास है फेरस अलॉयज की, जिसमें आप थाउजेंड्स ऑफ टाइप के स्टील एंड स्टेनलेस स्टील बना सकते हो। जब आप अलॉय आयरन के अंदर व्हेन यू ऐड क्रोमियम, वेनेडियम, टंगस्टन, ठीक है, मॉलिब्डेनम या मैंगनीज डाल के डिफरेंट प्रोपोर्शंस में आप बहुत तरह के स्टील एंड स्टेनलेस स्टील बना सकते हो अलॉन्ग विद ऑब्वियसली कार्बन, ठीक है। उसके बाद द अनदर टाइप ऑफ अलॉयज जो ये ट्रांजिशन मेटल्स बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं? दैट दे मेक अलॉयज विद नॉन ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट इसमें एग्जांपल्स हैं। पहला एग्जांपल है आपका ब्रास का, जिसमें कॉपर इज मेकिंग एन अलॉय विद अ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट जिंक, और दूसरा है ब्रॉन्ज का, जिसमें कॉपर इज मेकिंग एन अलॉय विद टिन विच इज़ अ पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो ये जो दो हैं ये बहुत ज़्यादा कमर्शियली इम्पॉर्टेंट अलॉयज हैं, ठीक है, राइट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट। तो आज हमने इस वीडियो लेक्चर में कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, इसके आप नोट्स बनाइए, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स एंड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ देयर हैलाइड्स एंड ऑक्साइड्स, ठीक है। एंड बिसाइड्स इसके हम 2 इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स करेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। सो मीनवाइल स्टे होम एंड स्टे सेफ।